हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एल्गोरिथम की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसेस्टर्स ली लिंग की तलाश करते हुए लिंग यू इमोर्टल डोमेन में पहुंच चुके थे। और जैसे इस सब के बारे में क्लैन एल्डर को पता चलता है तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ कुछ लड़कियों का इस्तेमाल करते हुए एसेस्टर्स को वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ स्वागत करवाता है, क्योंकि उसे वहाँ पे लग रहा था कि एसेस्टर्स उन लड़कियों के जाल में फंस कर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन जब एसेस्टर्स वहाँ पे उसके जाल में नहीं फंसते तो वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एसेस्टर्स के ऊपर हमला करते हुए एक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर देता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि एसेस्टर्स वहाँ पे अपनी स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने डिसेबल्स को लेकर उसके इन्फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, जबकि उस एल्डर को उसकी अपनी के इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया था। जिसके बाद एसेस्टर्स ने अपने सभी डिसेबल्स को आदेश देते हुए बोला था, हमारे टैलेंट सेट के अंदर कोई डस्टर टायर नहीं है, इसलिए इन सभी के पंख उखाड़ते हुए कोई अच्छा सा डस्टर टायर क्रिएट करो। एसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स भी मिलकर वहाँ पे इसी काम पे लग जाते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को लिंग यू इमोर्टल डोमेन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स ने मिलकर क्लैन एल्डर और उसके सभी लोगों के पंख उखाड़ लिए थे। और अब वहाँ पे इतने सारे पंख इकट्ठा हो गए थे कि उनके इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा सा डस्टर बनाया जा सकता था, जो देखकर बर्नी को वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये हुई ना कुछ बात है। जबकि बाकी के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे पीछे हटते हुए कहते हैं, हमारे ख्याल से एक डस्टर बनाने के लिए इतने पंख काफी होंगे। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंग भी वहाँ पे हंसते हुए कहता है, कैमी मास्टर ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसे ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा शौक है। जबकि हम देखते हैं कि बेचारे लिंग बूट वहाँ पे ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे शुक्र मनाते हुए अपने मन में कह रहा था, शुक्र है कि मैंने सही समय पे एसेस्टर्स का साथ देने का फैसला किया था, वरना अब तक मेरे सारे पंख भी उखाड़ लिए गए होते। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं नहीं अभी रुको मत, अभी तो काफी सारा काम बाकी है। क्या तुम लोग भूल गए कि एसेस्टर्स हमेशा क्या कहते हैं, हर एक टायर को एक और मटेरियल की जरूरत होती है, तभी वो टायर पूरी तरह से कंप्लीट हो पाता है। इसलिए इस डस्टर टायर को भी पूरा करने के लिए हमें किसी और मटेरियल की जरूरत है, जो कि इतना ज्यादा कमाल का होना चाहिए जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी भी वहाँ पे अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहता है, हाँ ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा कोर मटेरियल हमें मिलेगा कहाँ पे। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वहाँ पे डोंगमी और ल्यूजियन की नजर दोबारा से वहाँ पे एल्डर और उसके लोगों के ऊपर चली जाती है, जो देखकर वो एल्डर और उसके लोग वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो लोग डर के मारे वहाँ पे खिसकते हुए पीछे हटने लगे थे। और साथ ही साथ वो वहाँ पे लोगों से माफी मांगते हुए कह रहे थे, हमें माफ कर दो, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, अगर हम लोगों को यहाँ पे कोर मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर हमारा टायर पूरा कैसे होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेस्टर्स की तरफ देखते हुए कहता है, एसेस्टर अब आप ही बताइए कि हम लोग अपने टायर के लिए कोर मटेरियल कहाँ से ढूंढे। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टर्स भी वहाँ पे एल्डर और उसके लोगों को वहाँ पे कोर लुक देते हैं, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स के ऊपर कुछ डिमोनिक फीचर से हमला होना शुरू हो जाता है। हालांकि ये हमला अचानक हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एसेस्टर्स के सभी डिसेबल्स बहुत ही आसानी के साथ वहाँ पे खुद को उस खतरनाक हमले से बचा लेते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि एसेस्टर्स भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक डिमोनिक फीचर को सीधा वहाँ पे अपने पास बुला लेते हैं, जिससे वो वहाँ पे काफी होश से देखने लगे थे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस मेंशन की पूरी छाती उड़ जाती है, जिससे होता हुआ ली लिंग अपने सोल्जर्स के साथ एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसे देखकर वो एल्डर और उसके लोग वहाँ पे खुशी मनाते हुए कहते हैं, लॉर्ड ली लिंग आप हमें बचाने के लिए आ गए। लेकिन हम देखते हैं कि ली लिंग वहाँ पे लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो सीधा वहाँ पे जू यंग से कहता है, जू यंग अगर तुम अपने और अपने लोगों की सलामती चाहते हो तो चुपचाप उस लिस्ट को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे यहाँ पे बहुत ही भयानक अंजाम होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टर्स तो वहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, वो तो वहाँ पे उसके फीदर को देखकर इंप्रेस होते हुए कहते हैं, इसके ये पंख हमारा कोर मटेरियल बनने के लिए काफी अच्छे हैं। एसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, एसेस्टर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये इनके लीडर के पंख है, यानी कि हमारा कोर मटेरियल बनने के लिए काफी अच्छी चॉइस है। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एसेस्टर्स से कहता है, एसेस्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसके पंख उखाड़ कर लाता हूँ। और ये कहकर लिंगू आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे ली लिंग के ऊपर हमला कर देता है। और क्योंकि ली लिंग उस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे खिसकता हुआ थोड़ा पीछे चला जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर उसके बाकी के सभी साथी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिंगू के ऊपर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लिंगू अकेले वहाँ पे उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ते हुए ना सिर्फ वहाँ पे उनके हमले को डॉज कर रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे फाइट बैक करते हुए उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धो रहा था। और जब वो सोल्जर्स मिलकर वहाँ पे लिंगू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लिंगू ऊपर वहाँ में जंप करता हुआ उनके अटैक को डॉज कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे आपस में ही टकरा जाते हैं। जिसके बाद लिंगू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम लोगों ने तो अपने पंख का कमाल दिखा दिया, अब मेरे पंखों का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे अपने पंख को अलग अलग भागों में तकसीम कर देता है, जिसकी मदद से लिंगू वहाँ पे एक ही बार में उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर चुका था। जो देखकर बर्निक्रो भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, लिंगू तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन ये कहकर बर्निक्रो वहाँ पे आगे बढ़
पाता उससे पहले हम देखते हैं कि डोंगमी उसे वहाँ पे पूंछ से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहता है, तुम रुको, ये तुम्हारे जैसे चूहों का काम नहीं है बल्कि मेरे जैसे मर्दों का काम है, इसलिए मुझे संभालने दो। और ये कहकर वो वहाँ पे लिू जियान के साथ मिलकर खुद उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि पीछे बनने क्रो से कहता है, तब तक तुम यहाँ पे मौजूद बाकी लोगों के पंख इकट्ठे करो। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने क्रो उन्हें वहाँ पे गालियां देते हुए कहता है, देख लूंगा मैं तुम दोनों को। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि डोंगमी सीधा वहाँ पे लीलिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, लिटिल बर्ड अब मेरे अटैक का मुकाबला करके दिखाओ। और ये कहकर डोंगमी अचानक से वहाँ पे अपनी सुप्रीम फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लीलिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जिसे देखकर तो लीलिंग की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी तरह से अपनी डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डोंगमी के अटैक का मुकाबला करने लगा था, जो देखकर डोंगमी भी वहाँ पे अपनी उस टेक्निक को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो उड़ते हुए पीछे की तरफ जा कहते हैं। लेकिन लीलिंग जल्दी वहाँ पे खुद को संभाल कर जैसे ही आगे बढ़ता है तो उससे पहले हम देखते हैं कि लिू जियान आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर चुका था। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे बनने क्रो का आदेश देते हुए कहता है, बनने क्रो अब तुम्हारी बारी है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बनने क्रो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। और ये कहकर बनने क्रो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नए लोगों के पंख भी उखाड़ना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो वहाँ पे ग्रीन पंख उखाड़ते हुए कहता है, ये वाला किंग जुई को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ग्रीन वाले के बाद वो वहाँ पे पिंक वाला पंख उखाड़ते हुए कहता है, और ये रहा निंग यू के लिए। और उसके बाद उसकी नजर वहाँ पे गोल्डन पंख के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो चूचू को पसंद आएगा। और ये कहकर बनने क्रो वहाँ पे एक एक करके अपने सभी साथियों के लिए काफी सारे पंख इकट्ठा कर लेता है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ मौजूद लीलिंग वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्ड ट्राइब के पंखों को उखाड़ने की? ये पंख हमारे ट्राइब की शान है, इन्हें उखाड़कर तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अचानक से बढ़ाते हुए लिू जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो वहाँ पे संभल पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर चुका था। और अचानक हुए इस हमले से वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसे वहाँ पे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल पाता। लेकिन एंड समय पे हम देखते हैं कि लिंगू खुद ही वहाँ पे अपने अटैक को रोकते हुए सीधा उसके पास जाकर कहता है, चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे पंख नहीं उखाड़ने वाले, क्योंकि तुम्हारे पंख एसोटजू को पसंद आए हैं, इसलिए वो खुद ही इसे लेंगे। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीलिंग वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन तब तक पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिू जियान वहाँ पे आज पहली बार अपनी गॉड पास को एक्टिवेट करते हुए अपनी गॉड मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते हमें वहाँ पे उसके पीछे एक लाइटनिंग गोडेस देखने को मिलती है, जो देखो तो बेचारी लीलिंग का चेहरा ही वहाँ पे सफेद पड़ जाता है। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है, इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तुम मामूली से कल्टीवेटर डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि लिू जियान उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ पे लाइटनिंग वेव ओशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लीलिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है, जो कि जैसे जाकर लीलिंग को लगता है तो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लिू जियान का वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमला करता जा रहा था। और काफी देर तक हमला करने के बाद जब वो अटैक वहाँ पे खत्म होता है तो एक पल के लिए वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। लेकिन जब उस ब्लास्ट से फैली हुई स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने सामने एंशिएंट टैलेंट सेट का एक टावर ट्रायर देखने को मिलता है। उस टावर को 9 हेवनली सेलेस्टियल टावर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टावर के हर एक फ्लोर के अंदर अपनी एक खास पावर होती है। जैसे सबसे पहले हेवनली ट्रिब्यूलेशन, जो कि किसी भी तरह की लाइटिंग अटैक को डिवोर कर सकती है। दूसरे नंबर पे फायर ट्रिब्यूलेशन या डिवाइन फायर, कुछ भी आप कह सकते हो। तीसरे नंबर पे आइस ट्रिब्यूलेशन, चौथे नंबर पे विंड ब्लेड्स ट्रिब्यूलेशन, पांचवें नंबर पे सोल डिवोरिंग ट्रिब्यूलेशन, छठे नंबर पे ब्लड बॉइलिंग ट्रिब्यूलेशन, सातवें नंबर पे हार्ट डीमन ट्रिब्यूलेशन, आठवें नंबर पे स्पेस कोलैप्स ट्रिब्यूलेशन और 9 नंबर पे वॉइड ट्रिब्यूलेशन। ये सभी मिलकर इस टायर को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन बना देती है। और इसी वजह से लीलिंग वहाँ पे लिू जियान के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को रोकने में भी कामयाब हो गया था। इसलिए हम देखते हैं कि लिू जियान के साथ साथ उसके बाकी के सभी साथी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर लीलिंग सीधा वहाँ पे उस हेवनली टावर को एक्टिवेट करते हुए उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पे डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए लिू जियान के साथ साथ बाकी सभी लोगों के ऊपर भी लगातार हमले करने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी लोगों के लिए उन हमलों को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और जैसे एसोटजू को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है तो अचानक से वो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि ऊपर आसमान से उस हेवनली टावर के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रेशर पड़ता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो स्पिरिचुअल हेवनली टावर वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि वो हेवनली टावर उड़ता वो सीधा वहाँ पे एसोटजू के हाथों में आ गया था, जिसे देखकर एसोटजू वहाँ पे कोल टून में कहते हैं, ये तो टावर ऑफ 9 ट्रिब्यूलेशन है, ये तुम्हें किसने दिया? एसोटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीलिंग, जिसकी हालत ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, वो किसी तरह से वहाँ पे खुद को संभाल कर अपना सर उठाते हुए एसोटजू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उसके बारे में इतनी आसानी से बता दूंगा? सपने देखो। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एसोटजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हैं, जिसके चलते अब की बार वो सारा का सारा पावरफुल ऑरा प्रेशर सीधा वहाँ पे लीलिंग की बॉडी के ऊपर पड़ने लगा था। जिसके चलते तो हम देखते हैं
देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से नीचे जमीन के साथ चिपक चुका था और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ज्यादा देर तक एसाटाजुकी और प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन दूर से हम देखते हैं कि कोई ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था। हालांकि उसने खुद को वहाँ पे एक स्पेस रेलम के पीछे छुपा रखा था, लेकिन फिर भी एसाटाजुकी को वहाँ पे उसके बारे में एहसास हो जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे उस 9th रेवोल्यूशन टावर को पाकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो कभी हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के टॉप ट्रेस में से एक हुआ करता था। इसे वापस पाकर मुझे वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन लिंगू की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजुकी वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो सीधा वहाँ पे आसमान की तरफ देखते हुए कार्टून में कहते हैं, बाहर आओ। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक टाइम एंड स्पेस पोर्टल भी बना देते हैं, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सा दिखने वाला पांडा बीस्ट सीधा बाहर आ गिरता है और ऊपर से वो वहाँ पे जिस बैम्बू के साथ खेल रहा था वो भी उड़ते हुए सीधा उसके सर के ऊपर आके लगता है, जो देखकर एसाटाजुकी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, ये किस तरह का अजीब सा बेवकूफ बीस्ट है। इवन कुछ डिसेबल्स तो वहाँ पे आपस में बातें करते हुए भी कहने लगे थे, ऐसा अजीब सा बीस्ट तो आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा और ना ही इसके बारे में कभी कुछ सुना है। इसके कलर्स तो देखो कितने ज्यादा अजीब है। जबकि वो पांडा बीस्ट सीधा वहाँ पे एसाटाजुकी को देखकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, जब मैं स्पेस रेला में छुपा हुआ होता हूँ तो तब तो मुझे मेरे अपने मास्टर भी नहीं ढूंढ पाते, तो तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? वाकई में तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। उस पांडा बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चिंग वहाँ पे उसे सूंघने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ पे उसकी बातें सुनती है तो अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी कैरेट वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है, ओह तो तुम उस कमीने सीए के डिसेबल हो। मुझे लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए खुद ही यहाँ पे मरने के लिए चले आए। ये कहकर ली चिंग वहाँ पे अपने कैरेट वेपन को लेकर सीधा वहाँ पे उस पांडा बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, जो देखकर वो पांडा बीस्ट जल्दी से वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं रुको, मैं तो बस यहाँ पे छुप कर ये सब कुछ देख रहा था, वरना मेरा ली लिंग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। उस पांडा बीस्ट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चिंग भी वहीं पे रुक जाती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एसाटाजुकी भी उसे वहाँ पे गौर से देखते हुए कहते हैं, क्या तुम एक पैंडा हो? लेकिन एसाटाजुकी के डिसेबल्स वहाँ पे अपना गेस लगाते हुए कहते हैं, नहीं सिस्टर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये तो बिल्कुल किसी कैट की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी अजीब कैट है। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पांडा बीस्ट वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, मैं ना तो कोई पैंडा हूँ और ना ही कोई कैट हूँ, बल्कि मैं तो एक महान बियर हूँ, एक खूंखार बियर। और ये कहकर वो वहाँ पे अपना बड़ा सा पेट उठाकर सीधा वहाँ पे एसाटाजुकी को उड़ाने के लिए उनके पास चला जाता है, लेकिन उसकी दहाड़ तो किसी बिल्ली से भी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे डरने की बजाय उल्टा मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो पैंडा तो लगातार वहाँ पे अपनी क्यूट दहाड़ से एसाटाजुकी को उड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एसाटाजुकी वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक छोटे से बबल के अंदर ट्रैप कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पैंडा बीस्ट उड़ते हुए सीधा ऊपर हवा में जाने लगा था। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो पैंडा बीस्ट अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि असल में कोई और नहीं बल्कि बायू थी, जिसने ली लिंग को एसाटाजुकी का पता बताया था। आपको याद ही होगा, जो कि खुद को वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या आपने अपनी सिर्फ एक ही फिंगर के साथ मुझे मेरी ट्रू फॉर्म में वापस ला दिया? इवन मेरे लॉर्ड सी भी ऐसा नहीं कर सकते, आप तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल के हो। और ये कहकर वो वहाँ पे एसाटाजुकी को काफी देर गौर से देखने के बाद अचानक से वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, आप मेरे नए मास्टर बनने के लिए बिल्कुल वर्दी हो, इसलिए आज से आप मेरे नए मास्टर हो। आज से और अभी से मैं आपके लिए काम करूंगी। क्यों मास्टर, कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? जिस पे एसाटाजुकी उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ लेकिन हमारे टैलेंट सेट के अंदर बैम्बू की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पे हम देखते हैं कि बायू जवाब देते हुए कहती है, अरे आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही खुद को टैलेंट सेट के अंदर प्लाट कर लूंगी। और आपको शायद पता नहीं है, मैं न सिर्फ अपने काम खुद से कर लेती हूँ, बल्कि उसी के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हूँ। और ये कहकर बायू वहाँ पे अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को तोड़कर एसाटाजुकी को वहाँ पे अपनी ताकत का नमूना दिखाती है और एक्साइटेड होती हुई उनसे कहती है, अगर आप मुझे अपने नए डिसेबल बना लेते हो तो मैं हमारे टैलेंट सेट की रक्षा भी करूंगी। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजुकी उसे वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, टैलेंट सेट की रक्षा करने के लिए टैलेंट सेट के पास ऑलरेडी काफी सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद है। एसाटाजुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बायू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्से से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए ऊपर हवा में जंप लगा देती है और उसके बाद वो दोबारा से वहाँ पे अपनी पांडा बीस्ट वाली फॉर्म में आते हुए कहती है, लेकिन मैं टैलेंट सेट के लिए एक माउंटेन का काम कर सकती हूँ और अगर आप चाहो तो मैं आपको ऊपर हवा में उड़ा भी सकती हूँ। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि बनने को गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, बॉस को उड़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इसलिए मेरी पोजीशन को चुराने के बारे में सोचना भी मत। जिस पे वो पैंडा बीस्ट उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ली चिंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वहाँ पे उसकी पूंछ से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए कहती है, तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हो और वैसे भी अब एसाटाजुकी तुम्हारे जैसे एक बुरे से दिखने वाले डीमन से बोर हो चुके होंगे, तो इसलिए अब उन्हें हमारे जैसे एक एलिगेंस और खूबसूरत दिखने वाले स्पिरिचुअल पेट की जरूरत है, जो कि उन्हें ऊपर हवा में उड़ा भी सके। दोस्तों, आप लोगों में से किस किस को पता है कि एसाटाजुकी खुद से ऊपर हवा में उड़ नहीं सकते, और क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप में से कोई इसके बारे में जानता है तो नीचे कमेंट
कमेंट करके जरूर बताना। अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो अगली वीडियो में मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा। जबकि ली चिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बने को तो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, मैंने कहा ना बॉस को लाने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मुझसे ये पोजीशन कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, इसलिए तुम लोग सपने देखो क्योंकि ऐसा कभी कुछ भी नहीं होने वाला। तुम अजीब सी दिखने वाली कैट है, मेरी बात सुन रहे हो ना? लेकिन हम देखते हैं कि बायू का ध्यान तो वहाँ पे पूरी तरह से ऐसा तजू के ऊपर टिका हुआ था जो कि उससे वहाँ पे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए ऐसा तजू से कहती है, अगर आप मुझे अपना डिसेबल बना लेते हो तो मैं आपको लॉर्ड सी के बारे में जितना भी जानती हूँ सब कुछ बता दूंगी। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ तुम सी के बारे में क्या क्या जानती हो। ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बायू वहाँ पे आगे बढ़कर बहुत ही धीमे लहजे में वहाँ पे ऐसा तजू को बताती है, असल में लॉर्ड सी का एक बहुत बड़ा ख्वाब है। वो यूनिवर्स के सभी बड़े 9 रियल्म्स को आपस में मिलाना चाहता है ताकि वो एक साथ ही पूरे यूनिवर्स के ऊपर कब्जा कर सके। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूसियन वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तो इसमें बड़ा सीक्रेट क्या हुआ? आजकल तो हर यूनिवर्स का विलन ये सब करने की तो कोशिश कर रहा है। एक तरह से तो ये हर यूनिवर्स का ट्रेंड बन चुका है कि 9 रियल्म्स को एक साथ जोड़ो और फिर उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करो। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। ल्यूसियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगी भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बात में तो बिल्कुल भी दम नहीं था। जिस पे बायू वहाँ पे लोगों को जवाब देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो शायद तुम लोगों को ये सीक्रेट नहीं पता होगा कि सभी 9 रियल्म्स के अंदर सिर्फ मैं एक ऐसी लोती कल्टीवेटर हूँ जो कि पांडा बॉडी को अवेकन करने में कामयाब हो पाई है, जिसे मैं जब चाहे कहीं पे भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। और इस बात का फायदा लॉर्ड सी ने बहुत ज्यादा उठाया है। पर अब तुम लोग ये जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब होगे कि आखिर मैंने लॉर्ड सी को सर्व करना बंद क्यों कर दिया और अब मैं ऐसा तजू को अपना नया मास्टर क्यों बनाना चाहती हूँ। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूसियन और डोंगी दोनों ही वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहते हैं, माफ करना लेकिन हम भला ये जानकर क्या करेंगे। जिस पे बायू वहाँ पे लोगों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों तो हो ही बेकार। और ये कहकर वो वहाँ पे लिंगू के पास जाते हुए उससे कहती है, तुम तो ये जानना चाहते होगे ना, तब बताओ क्या तुम जानना चाहते हो? और अगर मैं तुम लोगों को इस सब के बारे में बता देती हूँ तो ऐसा तजू आपको मुझे अपना डिसेबल बनाना ही होगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे बायू को जवाब देते हुए कहता है, माफ करना लेकिन मैं भी ये सब जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बायू उन्हें वहाँ पे लॉर्ड सी के बारे में बताते हुए कहती है, कभी लॉर्ड सी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और माइटी हुआ करता था जिसे रोक पाना किसी के भी बस में नहीं था। पर किसने सोचा था वो जो माइटी होने का दिखावा कर रहा है वो बस एक झूठ है। वो तो ये सब कुछ कर रहा था अपने आइडल को खुश करने के लिए। इवन वो सभी रियल्म्स को आपस में मिलाना भी इसलिए चाहता है ताकि वो अपने आइडल को खुश कर सके। यानी कि कुल मिला के वो सब कुछ अपने आइडल के लिए काम कर रहा है। जिस पे बनी करो आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इसमें हम क्या करें। पर बायू उसे वहाँ पे ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे ऐसा तजू मामूली विलेंस को इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब कुल मिला के क्योंकि लॉर्ड सी ही अपने आइडल के लिए काम कर रहा था तो इसका मतलब हुआ कि मैं लॉर्ड सी ही के लिए नहीं बल्कि उसके आइडल के लिए काम कर रही थी। और इस सब के बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो तो खुद एक स्लेव है और मैं असल में उस स्लेव की स्लेव हूँ। तो मैं ये सब सोचकर ही कम तरीका शिकार हो गई। लॉर्ड सी का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से अपने आइडल को खुश करना। असल में वो सभी रियल्म्स को आपस में मिलाना भी इसलिए चाहता है ताकि वो अपने आइडल को खुश करते हुए पूरा यूनिवर्स उन्हें तोहफे में दे सके। उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है पर होगा तो वो भी लॉर्ड सी की तरह एक नंबर का कमीना, क्योंकि सी हर बात में अपने आइडल को ही कॉपी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बायू वहाँ पे आगे कुछ भी कह पाती उससे पहले हमें वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जो कि गुस्से से वहाँ पे बायू से कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और उसके ऐसा कहते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बायू को अपनी गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। असल में उसका मास्टर वहाँ पे सोल डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी लाइफ पावर को वहाँ पे छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बायू तो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पने लगती है। तो देखकर तो किसी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। इसलिए जब बर्निक्रो आगे बढ़कर वहाँ पे इसकी बॉडी को गौर से चेक करता है तो उससे वहाँ पे बायू की गर्दन के पीछे एक सोल डिवोरिंग इंसेक्ट दिखाई देता है। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या सोल डिवोरिंग इंसेक्ट है? और इस तरह मिस निंगलू वहाँ पे उन सभी को बताती है ये सोल डिवोरिंग इंसेक्ट तो कभी टॉप 10 एंशिएंट डिमोनिक इंसेक्ट्स में से एक हुआ करता था। यकीन नहीं हो रहा कि इसका मास्टर इतना ज्यादा इवल है जो कि अपने डिसेबल्स को कंट्रोल में करने के लिए ऐसे इवल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बायू तो दर्द के मारे वहाँ पे तड़पते हुए नीचे जमीन पे लेट चुकी थी और बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए कह रही थी, नहीं मैं मर नहीं सकती। और ये कहकर वो वहाँ पे ऐसा तजू से कहती है, एंसेस्टर मेरे पास अभी भी बहुत सारे ट्रायल्स मौजूद है और साथ ही साथ मेरे पास एक खास एबिलिटी भी है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी ट्रायल को कहीं पे भी सूंघ सकती हूँ। और 6 रियल्म के हर एक ट्रायल के बारे में मुझे पता है कि उन्हें कहाँ पे छुपाया क्या है। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू उसे पहली बार देखते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग, अब की ना तुमने कुछ काम की बात है। और ऐसा तजू कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे बायू के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर पड़ता है कि उसे वहाँ पे और भी ज्यादा पेन होने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऐसा तजू का डिवाइन सुप्रीम और वहाँ पे उस डेमोनिक इंसेक्ट को सीधा वहाँ पे बायू की बॉडी से खींचते हुए बाहर निकाल लेता है और एक ही झटके के साथ उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय
करते हुए राख में मिला चुका था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि बायू वहाँ पे पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन बायू को तो वहाँ पे खुशी इस बात की हो रही थी कि एसाटाजू ने वहाँ पे उसकी जान बचाई। वो खुद से वहाँ पे अंदाजा लगाते हुए कहती है, एसाटाजू ने सोल डिवोरिंग इंसेक्ट को खत्म करते हुए मुझे बचाया है, जिसका मतलब है कि जरूर से उन्होंने मुझे अपना डिसेबल भी मान लिया होगा। मुझे पता ही था ये किसी न किसी तरह से मुझे अपना डिसेबल मान ही लेंगे। और ये कहकर वो सीधा वहाँ पे एसाटाजू के सामने अपना सर झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन एसाटाजू वहाँ पे अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े होकर आगे बढ़ते हुए कोर्टून में उससे कहते हैं, हमें रास्ता दिखाओ, वो ड्रेस कहाँ पे मौजूद है। जिसपे बायू भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हुए एसाटाजू से कहती है, जरूर है सिस्टर, जैसा आपका हो। और उसके ऐसा कहती है, हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।